गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप बहुत अच्छे होंगे। और मैं एडवोकेट रेखा सिन्हा आप सबका वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। और हम जो पढ़ रहे थे हिंदू मैरिज एक्ट पढ़ रहे थे, और ऑलरेडी हम सेक्शन 19 तक पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि कौन सी अदालत जो विवाह अधिनियम से संबंधित जो भी वाद हैं वो कौन सी अदालत उस अर्जी को लेगी और हमें किस अदालत में फाइल करना चाहिए, और अदालत की अधिकारिता किस तरीके से बनती है वो धारा 19 में बताया गया। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे धारा 20। तो धारा 20 हमारा क्या कहता है, अर्जियों की अंतर्वस्तु और सत्यापन, यानी कि जो आपकी अर्जी है, जो आपकी पिटीशन है, उसकी अंतर्वस्तु यानी कि उसके अंदर जो भी आपने कंटेंट्स लिखे हैं, यानी जो तथ्य लिखे हैं, जो फैक्ट लिखे हैं, ठीक है। और क्या होगा, सत्यापन, यानी कि जो भी पिटीशन आपकी होगी उसके अंदर आपके फैक्ट्स होने चाहिए और आपका सत्यापन होना चाहिए, यानी वेरिफिकेशन का एक पैरा भी होना चाहिए। देखिए, अगर आप लोग प्रैक्टिस में हैं और आप लोग कोर्ट जाते हैं, वकालत कर रहे हैं, चाहे अभी शुरू किया है या पुराने हैं, तो आप सबको पता होगा कि जो पिटीशन होती है, जो हम केस फाइल करते हैं, उसमें हम जो पिटिशनर होता है, जो भी हमारे पास जो वादी होता है या प्रतिवादी होता है, हम क्या करते हैं, हम उसकी सारी बातें उसमें लिखते हैं। तो ये पिटीशन की बात कर रहा है, यानी अर्जी की बात कर रहा है। तो अर्जी कौन लगाएगा, जो पिटिशनर होगा, जो वादी होगा। तो वादी का जो भी फैक्ट्स हैं, उसके जो भी उसके साथ बीता है, वो सब हम उसमें लिखते हैं कि वो हमें बताता है, हम उसमें लिखते हैं। तो वो उसका क्या हुआ, अंतर्वस्तु हुई, यानी कि प्रतिवादी ने जो बात आपको बताई है और वो आप जब एक अर्जी में लिखते हैं तो वो उस अर्जी की अंतर्वस्तु हुई, यानी कि उस अर्जी के कंटेंट्स हुए, उसके फैक्ट या तथ्य कह सकते हैं उसको। ठीक है, और उसी में हम एक लास्ट में एक पैरा आता है वेरिफिकेशन का। तो वेरिफिकेशन का जो यानी सत्यापन, ठीक है। तो अब वेरिफिकेशन का जो यानी सत्यापन का जो मतलब होता है वो ये होता है कि जो भी आपने इस पिटीशन में लिखा है, जो भी कुछ इस पिटीशन में लिखा है, उसे आप सत्यापित घोषित कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि ये जो ऊपर से मैंने जितनी चीज़ें इसमें लिखी हैं, 10 पैरे 11 पैरे में जो भी मेरी बात आई है वो सब सच है, यानी इस चीज़ का वेरीफाई आप खुद कर रहे होते हैं, आपके साइन होते हैं वहाँ पे। ठीक है, तो यही बात कही गई है कि अगर किसी अर्जी में, देखिए, अगर अर्जी के अंदर फैक्ट्स नहीं होंगे, ठीक है, फैक्ट आपने डाल दिए, उसके अंदर आपने वेरिफिकेशन नहीं डाला, यानी सत्यापन का पहरा नहीं डाला, तो कोर्ट जो आपकी पिटीशन है वो आपको वापस कर देगी और कहेगी इसको कंप्लीट करके लाइए, क्योंकि वो अर्जी जब तक कंप्लीट नहीं मानी जाती, जब तक कि उस पर सत्यापन का पहरा नहीं डलता, वो पैराग्राफ डलना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कोर्ट कैसे पता लगाएगी कि आपने सही बोला है या गलत बोला है, तो आप उसको वेरीफाई कर देंगे तभी तो लगाएगी उसको वो। ठीक है, तो ये इसलिए इसके अंतर्गत जो है वेरिफिकेशन का पहरा होता है। ठीक है, और ये बात धारा 20 कह रहा है कि आपकी अर्जी की अंतर्वस्तु और सत्यापन, ठीक है, यानी कि आपकी अर्जी में अंतर्वस्तु भी हो और उसका वेरिफिकेशन का पहरा भी होना चाहिए। अब हम इसको एक बार एक्ट से पढ़ लेते हैं। देखिए, ये प्रैक्टिकल में बहुत काम आता है, जो लोग प्रैक्टिस करते हैं उन्हें पता होगा कि ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है और बहुत ज़रूरी ये पैरा होता है। ठीक है, तो हम इसको अब एक्ट से पढ़ लेते हैं कि एक्ट हमारा क्या कह रहा है। तो 20 का 1 कहता है, इस धारा के अधीन उपस्थित हर अर्जी उन तथ्यों को जिन पे अनुतोष का दावा आधारित हो इतने स्पष्ट तौर पे कथित करेगी जितना उस मामले की प्रकृति अनुज्ञात करे। यानी कि अब ये क्या कह रहा है कि जो भी आप अर्जी फाइल कर रहे हैं, उस अर्जी में जो भी आपने फैक्ट लिखे हैं, ठीक है, जो भी उसमें आपने तथ्य लिखे हैं, वो तथ्य जो हैं आपके, वो आपके रिलीफ से मैच करें। ये नहीं है कि कहानी तो आपने डाल दी मार पिटाई की और रिलीफ आप मांग रहे हैं खर्चे का, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर आप उसमें अपने फैक्ट डाल रहे हैं कि भाई मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ, मुझे तलाक चाहिए, तो आपका जो रिलीफ हो वो भी आपका उससे मिलता वही होना चाहिए। यानी जो आप अपने पिटीशन में, जो अपनी अर्जी में आप बताते आ रहे हैं, जो कहानी आप बताते जा रहे हैं, उस पूरी कहानी के आधार पे जो आप अनुतोष मांग रहे हैं, यानी जो रिलीफ मांग रहे हैं, वो मिलता जुलता होना, वो आपस में मेल खाना चाहिए। ये ना हो कि फैक्ट तो डाल दिए हमने प्रॉपर्टी के और रिलीफ मांग रहे हैं हम किस चीज़ के, तलाक के। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो आपका फैक्ट है, आपका जो रिलीफ है, वो उसी से रिलेटेड होना चाहिए। ठीक है, अब बात आती है, ये कहता है कि स्पष्ट तौर पे कथित करेगा, यानी कि वो चीज़ क्लियर दिखनी चाहिए, वो गोलमोल नहीं होनी चाहिए, कोर्ट को पढ़ते ही लगे कि अच्छा आप परेशान हैं और आपको ये चीज़ चाहिए।
यानी कि आपने अगर तलाक का केस डाला है फॉर एग्जांपल, तो कोर्ट एक बार में ही आपकी पिटीशन को देखकर ये समझ जाए कि ओहो, यानी आपके साथ ऐसे ऐसे आपको हरेस किया गया है, और वही हरेसमेंट का जो ग्राउंड क्रूरल्टी जो आप लगा रहे हैं, लाए हैं, वो आपका मैच कर रहा है, ठीक है ना। यानी कि आपने जो भी उसमें डाला है वो साफ हो, स्पष्ट हो, गोलमोल ना हो, घुमा हुआ नहीं होना चाहिए, पढ़ने से पता चले कि आप अपनी क्या बात कहना चाह रहे हैं, ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या बोला कि जो भी हो वो किससे मिलता जुलता हो, उस केस की प्रकृति से, यानी उसका जो नेचर है वो आपके फैक्ट से मिलता जुलता होना चाहिए, ठीक है। मैंने अभी क्या बोला कि देखिए, अभी मैंने आपको बताया था कि कहानी आप रिलीफ तो मांगने आ रहे हैं तलाक का, और उसमें कहानी लिख रहे हैं आप उसके अंदर क्रिमिनल केस की, तो ऐसा नहीं होगा ना भाई। तलाक वाले मैटर में तलाक से रिलेटेड ही तो डालेंगे, उसका जो नेचर है, यानी कि अगर एक तलाक के अंतर्गत जो भी आधार है, जो भी उसकी प्रकृति क्या है, सिविल है उसकी, ठीक है। पर्सनल लॉ जो होता है वो भी सिविल प्रकृति का होता है, तो सिविल प्रकृति का है तो उसके अंदर क्रिमिनल प्रकृति का तो कोई चीज़ आप नहीं लिखेंगे ना। आप ये तो नहीं कह सकते कि भाई तलाक का तो आप लोग 376 की कहानी घुसा देंगे, नहीं करेंगे। तो यही उनका कहना है कि पिटीशन में जो हो, जो भी आपके अंतर वस्तु हो, जो भी आपने उसमें रिलीफ मांगा है, वो सब कुछ स्पष्ट होना चाहिए, और जो उनकी प्रकृति है, यानी जिस नेचर में, जिस एक्ट के तहत आप वो केस डाल रहे हैं, वो इस एक्ट से मैच खाना चाहिए, यानी मिलता होना चाहिए, ठीक है। ये बात ये आपको समझा रहा है। धारा 11 के अधीन अर्जी को छोड़कर, यानी कि अब ये क्या कह रहा है, धारा 11 यानी कि शून्य मैरिज की जो अर्जी को छोड़कर ऐसी हर अर्जी ये भी कथित करेगी कि अर्जीदार और विवाह के दूसरे पक्षों के बीच कोई संधि नहीं है। यानी कि ये क्या कहना चाह रहा है कि सेक्शन 11 जो शून्य मैरिज है, तो उसमें तो समझौते वाली कोई बात आती ही नहीं है, ठीक है। जो शून्य है वो तो शून्य, जो जीरो है वो तो हमेशा से ही जीरो है, तो उसके अंतर्गत ये बात तो आएगी नहीं। तो यही बात ये कह रहा है कि जो भी आप केस फाइल करेंगे वो धारा 11 से अगर संबंधित है, ठीक है, तो वहां पर आपको ये कहने की जरूरत नहीं है कि आपका समझौता हो गया, दोनों पक्षों का समझौता हो गया है। लेकिन अगर आप 11 सेक्शन 11 के छोड़कर किसी और भी मैटर को लेकर आप डालते हैं, यानी कि हिंदू मैरिज के किसी और ग्राउंड को लेकर तलाक में केस डाल रहे हैं, या सेक्शन 12 में केस डाल रहे हैं, सेक्शन 13 में केस डाल रहे हैं, या सेक्शन 10 में आप केस डाल रहे हैं, सेक्शन 9 में आप केस डाल रहे हैं, या आप सेक्शन आपका 25 है, 26 है, उसमें आप केस डाल रहे हैं, 25-26 परमानेंट एलामनी, ठीक है, और 26 जो कस्टडी होता है चाइल्ड का, ठीक है। अगर आप उन सब के अंडर केस डाल रहे हैं तो आपको ये बताना ज़रूरी है कि आपका दोनों पक्षों के बीच कोई संधि या कोई समझौता तो नहीं हुआ। अगर हुआ है, कभी भी हुआ है, उसके बाद आपके सर्कमस्टांसेस बिगड़े हैं, परिस्थितियाँ बदली हैं, तो वो आपको उसमें मेंशन करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये तो आपका 20 का 1 कहता है कि आपके पिटीशन में ये चीज़ होनी चाहिए। अब बात आती है कि 20 का 2 क्या कहता है। तो देखिए 20 का 2 ये कहता है कि ये अधिनियम के अधीन दी जाने वाली, यानी कि इस अधिनियम यानी इस हिंदू मैरिज एक्ट के तहत कोई भी अर्जी दी जा रही है तो अंतर्वर्तित कथन वाद पत्रों के सत्यापन के लिए विधि द्वारा अपेक्षित रीति से अर्जीदार या सक्षम व्यक्ति द्वारा सत्यापित किए जाएंगे और सुनवाई के समय साक्ष्य के रूप में ग्रहण होंगे। यानी देखिए अब ये क्या कहता है, इसको समझ लेते हैं। ये कह रहा है कि आपने धारा 20 के तहत, आपने 20 के 2 के तहत, 2 में ये बता रहा है कि अगर आपने कोई भी पिटीशन फाइल की, ठीक है, तो इस पिटीशन के अंदर जो अंतर्कथित कथन है, ठीक है, यानी कि उसके अंदर जो भी आपने फैक्ट्स डाले हैं, वो जो वाद पत्र है आपका, यानी कि जो पूरा आपका जो पिटीशन हो गई अब आपकी ना, वाद पत्र जो है आपका, वो क्या कह रहा है कि अन्य बंधों और उन नियमों को जो सत्यापन के विधि द्वारा अपेक्षित रीति से अर्जीदार, यानी कि अब जो उसमें सत्यापन का पैरा जिसको मैं बार बार बात कर रही थी वेरिफिकेशन की, उस पैरे पे जो अर्जीदार है उसके साइन होने ज़रूरी हैं, या एक ऐसा सक्षम व्यक्ति जो उसको सत्यापित करेगा। देखिए जनरली देखा जाए तो पिटीशन के अंदर जो वेरिफिकेशन का पैरा होता है वो पिटिशनर ही साइन करता है, उसी वेरीफाई, लेकिन उसके साथ एक शपथ पत्र जाता है, एक एफिडेविट जाता है जिसमें ये लिखा होता है कि मैंने अपने केस में जो भी चीज़ें डाली हैं वो सब सही हैं, मेरे वकील ने जो भी कुछ इसमें लिखा है वो मेरी जानकारी में है, मेरी नॉलेज में है, ठीक है। तो उस एफिडेविट को
ओथ कमिश्नर जो होते हैं, जो उसको सत्यापित करते हैं, यानी कि जिसको कानून के जरिए ये राइट दिया गया है कि जो भी आप सत्यापन करेगा, जो भी पिटिशनर वेरिफिकेशन करेगा, उस वेरिफिकेशन के ऊपर उनके भी हस्ताक्षर या उनकी स्टैंप होनी ज़रूरी है। तो देखिए वहाँ होती है जहाँ पर पिटिशन के पीछे एक एफिडेविट लगता है। देखिए अर्जीदार जो पिटिशन फाइल कर रहा है उसके अंतर्गत वेरिफिकेशन का पहरा होता है, सत्यापन का एक पहरा होता ही होता है, लेकिन उसके साथ ही एक एफिडेविट भी जाता है। देखिए ये हम पढ़ेंगे सीपीसी में। आप देखिएगा, अगर आप सीपीसी का एक्ट उठा के देखें तो उसमें एक सेक्शन है जिसके अंतर्गत ये लिखा गया है कि अभी मुझे वो सेक्शन प्रॉपर याद नहीं है, लेकिन आप देखिएगा वो 21 समथिंग कुछ है, बट मुझे प्रॉपर याद नहीं है, इसलिए मैं उस सेक्शन का नंबर आपको नहीं बताऊंगी, क्योंकि मुझे कम्प्लीटली वो भी पता नहीं, याद नहीं है इस टाइम। लेकिन अगर आप सीपीसी का देखें तो सीपीसी में लिखा हुआ है कि हर वाद पत्र के साथ एक शपथ पत्र जरूर जाएगा। वाद पत्र क्या हुआ? आपका वो पूरी पिटीशन का जो आपने परफॉर्मा पूरा तैयार कर दिया, वो वाद पत्र कहलाता है। ठीक है, तो उसके साथ एक एफिडेविट जरूर जाता है, जिसको अटेस्ट कौन करता है? जिसको अटेस्ट करता है ओथ कमिश्नर, यानी उसको सत्यापित करता है। तो वो सत्यापित करने के लिए कानून की तरफ से सक्षम होता है। कानून उसको ये राइट देती है कि वो किसी भी सत्यापन को सत्यापित कर सकता है। ठीक है, मतलब पिटिशनर तो कर ही रहा है, पिटिशनर तो करेगा ही करेगा, उसको सत्यापित कौन करेगा? वो करेगा। तो इसका यूज वो कहाँ कर सकता है? वो अपने सुनवाई के दौरान साक्ष्य के रूप में कर सकता है, यानी कि वो कह सकता है कि जनाब देखिए मैंने पहले भी ये बातें कही थी और अब भी मैं यही कह रहा हूँ, तो इसको ही साक्षी हुआ ना। देखिए सिविल में क्या होता है, जब आप कोई केस फाइल करते हैं तो आप उसमें जो भी कहते हैं लिखित में गवाही जाती है उसके अंदर। ठीक है, तो लिखित में जो आपकी गवाही जाती है, जो एफिडेविट पे जाती है, जो शपथ पत्र जाता है, वो अपने आप में एक साक्षी होता है। सिविल मैटर में बता रही हूँ मैं, ठीक है, क्रिमिनल में मैं नहीं बता रही हूँ, मैं सिविल मैटर में बता रही हूँ। सिविल मैटर में शपथ पत्र जो होता है वो जाता है, हर केस के साथ जाता है, और अगर कोर्ट उसको अलाउ करती है एज ए एविडेंस तो आप उसको साक्ष्य के रूप में दे सकते हैं। ठीक है, तो कोर्ट अलाउ करती है उसको, कोर्ट कहती है नहीं मैं इसको नहीं मानती, आप कुछ और प्रूफ लेके आए तो आपको लाने पड़ेंगे, और जनरली आपको देने भी पड़ते हैं बर्डन ऑफ प्रूफ अगर आप पे होता है तो यही बात है आपका 20 का सेक्शन 2 कह रहा है। मैं इसको एक बार और क्लियर कर देती हूँ कि ये इस अधिनियम के अधीन दी जाने वाली हर अर्जी, यानी हिंदू मैरिज एक्ट के तहत अगर आप कोई भी अर्जी फाइल कर रहे हैं तो उसके अंदर जो भी कथन है वाद पत्र के सत्यापन के लिए विधि द्वारा अपेक्षित रीति से, यानी कि जो भी लॉ ने जो भी कानून बनाए हैं, जो नियम बनाए हैं से अर्जीदार या अन्य सक्षम व्यक्ति द्वारा सत्यापित किए जाएगा। यानी कि पिटिशनर उसको वेरीफाइड करेगा, वेरिफिकेशन पे साइन करेगा, दस्तखत करेगा, उसको सत्यापित करेगा, या फिर ऐसा व्यक्ति जिसको कोर्ट ने ऑथराइज किया है, जिसे कोर्ट ने ये अधिकार दिया है कि वो सक्षम है उस चीज को वेरीफाई करने के लिए। ठीक है, तो ये आप समझ गए। तो और उन्होंने कहा कि सुनवाई के दौरान पे साक्ष्य के रूप में ग्राह्य भी होगा, यानी कि जो बात आप उसमें कह रहे हैं उसको इस अधिनियम, देखिए मैं इस अधिनियम की बात कर रही हूँ, मैं किसी अदर लॉ में नहीं गई हूँ। ठीक है, तो और सीपीसी में एफिडेविट की बात कही गई है कि आपके वाद पत्र के साथ एफिडेविट होना चाहिए, तो इसलिए मैंने आपको वो बात बताई है। लेकिन अभी हम हिंदू मैरिज एक्ट की बात कर रहे हैं, तो हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत जो आया वो यही आया कि आपका जो सत्यापन है वो या तो पिटिशनर के द्वारा सत्यापित होना चाहिए या किसी ऐसे सक्षम व्यक्ति के द्वारा जो कानून के द्वारा विधि के जो कानून के नियम है उसके द्वारा जो सक्षम हो। ठीक है, उन रूलों के अनुसार से वो सक्षम हो, और उसे सुनवाई के दौरान साक्ष्य के रूप में भी ग्रह होगा, यानी कि वो आप कह सकते हैं कि वो एक्सेप्ट होगा, कोर्ट उसको रेलिवेंट मानेगी। ठीक है, ग्रह करेगी, उसको एडमिट करेगी, उसको मानेगी, और रेलिवेंट मान सकती है, ये कह सकते हैं कि उसको रेलिवेंट मान सकती है। ग्रह का मतलब क्या होता है? उसको एक्सेप्ट कर लेना। ठीक है, ठीक है, अब हम आते हैं सेक्शन 21 पे। देखिए सेक्शन 21 में बहुत लेंथी है ये, तो मैं चाहूँगी कि हम इसको अगली बार पढ़ें और अच्छे से पढ़ें, क्योंकि देखिए कुछ चीज़ें इसमें ऐसी हैं जो हमें प्रैक्टिस में काम आती हैं। तो जैसे सेक्शन 20 हो गया, 21 हो गया, ये हमारी प्रैक्टिस में ही काम आता है। ठीक है, और तो हम इसको पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको सेक्शन 20 समझ में आ गया होगा, और अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं, आपका कोई भी क्वेश्चन है, तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें,
और कुछ नहीं तो व्यू तो प्लीज़ कर ही लें। तो आई होप 20 आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसी के साथ आज की वीडियो हम अपनी क्लोज़ करते हैं और अगली बार हम 21 के साथ आएंगे। तो ओके, बाय, गुड बाय।